गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सत्यम त्रिपाठी आपके साथ इतिहास की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हूँ। कल की क्लास में हमने सैंधव धर्म के बारे में आप विस्तृत चर्चा की और आज हम लोग सैंधव संस्कृति सैंधव कला के संदर्भ में बातें करेंगे। और सैंधव कला से भी अभी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, तो जाहिर सी बात है यह प्रश्न भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। जिन लोगों ने अपेक्षाकृत बाद में देखना शुरू किया है या आजकल में एपिसोड्स देखे हैं, उन सभी लोगों से ये मेरा आग्रह है कि मैंने इतिहास को एक धारावाहिकता में प्रस्तुत किया है कि इतिहास को कैसे याद रखें, यहाँ से लेकर के पाषाण युग, इतिहास के अध्ययन के स्रोत, पाषाण युग और सैंधव सभ्यता, एक धारावाहिकता में यह सीरीज चल रही है। उसे भी देखें और उसके अंदर जो हमने जिन फैक्टों और जिन अवधारणाओं की चर्चा की है उसे समझें और फैक्टों को नोट करें। इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं जाएगा, राइट। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा जरूर सूचित करें, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे सैंधव कला के विविध पक्षों पर देखेंगे। देखो, इतना तो निश्चित है कि आप कह सकते हैं कि सैंधव युग जो था वो आद्य ऐतिहासिक युग था, और चूंकि आद्य ऐतिहासिक युग था इसलिए वहां पर हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य तो मिलेगा नहीं। यानी जो पुरातात्विक स्रोत है ना, उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम कला के विविध पक्षों पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो जो हमको सैंधव कला के जो विभिन्न रूप प्राप्त हुए हैं उनकी हम आइए चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम डिवाइड करें तो सैंधव कला हमें दिखाई देगी। सबसे पहले हम हेडिंग में डाल देते हैं, जैसे समझ पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाए, प्रस्तर कला या स्टोन आर्ट, स्टोन क्राफ्ट। दूसरे की बात हम करेंगे मृण मूर्तियां, मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, टेराकोटा की मूर्तियां भी इसे कहते हैं हम, टेराकोटा की मूर्तियां। तीसरा सेगमेंट हम देखेंगे मृदभांड का, पॉटरीज का, मृदभांड का देखेंगे। और चौथा अगर हम ये बात करें तो जो मोहरे हैं और धातु कला के से संबंध में के संदर्भ में देखना है। तो ये अगर हमने ये 3-4 सेगमेंट में बांट लिया तो सैंधव कला पर आप पर्याप्त लिख सकते हैं। एक बात और कहूंगा कि सैंधव स्थापत्य की जो कला है, स्थापत्य कला की चर्चा हमने नगरीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से कह ली है और उस पर यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है, वहां पे हमने डिस्कस भी किया हुआ है, राइट। तो उसको छोड़ते हुए हम सैंधव कला के इन पक्षों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए एक एक चीजों को देखते हैं। जैसे प्रस्तर कला, स्टोन क्राफ्ट की बात करते हैं। प्रस्तर कला, जाहिर सी बात है प्रस्तर कला की जो हमें उदाहरण हैं, आप कह सकते हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, विभिन्न स्थलों से हमें प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। एक आध उदाहरण भी साथ में लिखते जाना है और समझते जाना है। जैसे आपको जो मोहनजोदड़ो से प्रस्तर योगी की मूर्ति है, योगी की मूर्ति है, या जो हड़प्पा से नग्न मूर्ति मिली है जिसे आप जैन धर्म से भी मानते हैं, हड़प्पा की नग्न मूर्ति है ना। इसके अतिरिक्त वृषभ मूर्तियां हैं। धौलावीरा का याद हो तो जो नेवले की मूर्ति है बहुत है। ये आप ये कह सकते हैं कि इन प्रस्तर मूर्तियों में हमें स्टोन क्राफ्ट दिखाई देता है। आपको बताऊं, जो प्रस्तर योगी की मूर्ति है उस पे जो उसकी दाढ़ी है उसको इतनी बारीक ढंग से काट करके बनाया गया है कि आप देखेंगे तो एकदम से जीवंत उठ खड़ा होगा, राइट। और जाहिर सी बात है, अब सोचिए कि ये जो प्रस्तर पे हाथ साधने का काम है कलाकार का, वो एक दिन का नहीं है। जाहिर सी बात है वो स्टोन एज से
धीरे धीरे वो क्राफ्ट सीखता चला जा रहा है और अब उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति कर रहा है, राइट। तो प्रस्तर मूर्ति, प्रस्तर जो कला थी वो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक कला का महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, मृण मूर्तियों की बात करते हैं, राइट। आइए, दूसरा जो एस्पेक्ट था वो मृण मूर्तियों का था। जिसे आप टेराकोटा की मूर्तियां भी कहते हैं, मृण मूर्तियां। दो प्रकार की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि चिकोटी विधि, हिंदी में अगर आप देखें चिकोटी विधि यानी कॉम्प्रेस करके विधि का प्रयोग हुआ है। मिट्टी है, मिट्टी को हाथ से दबा करके, है ना, ये बनाया गया है। जो मृण मूर्तियां हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो पशु पक्षियों की हैं और दूसरी मूर्ति है वो है किसकी, मनुष्यों की मूर्तियां हैं। इन दोनों की दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो आपको एक अंतर दिखाई देगा और वो अंतर दिखाई देगा कि जो पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं, जो छोटी मूर्तियां हैं, ये खोखली हैं, एम्प्टी हैं, और दूसरा है मनुष्यों की जो मूर्तियां हैं वो भारी हैं, यानी खोखली नहीं है, पूरी भरी हुई है, राइट। और विभिन्न स्थलों से हमें मिली हुई हैं। आप जानते हैं कि जैसे खास करके आप देखेंगे, इसकी सबसे बढ़िया उदाहरण आप देखेंगे मातृ देवियों की मूर्तियां, मदर गॉडेस की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, राइट, खास करके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से मिली हुई हैं। या खिलौनों के रूप में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो पशु पक्षियों के हैं या बंदर के हैं, है ना, ये सारे आपको खिलौने के रूप में ये मूर्तियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये एक तरह से यह भी उसके उनके कला का एक उदाहरण आप कह सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है वो है आपका, वो क्या है कि प्रस्तर कला हो गया, मृण मूर्तियां हो गई, मृदभांड। आइए हम लोग मृदभांड पे चर्चा करते हैं कि जो मृदभांड कला थी वो कैसी थी। जाहिर सी बात है, अब देखो, समझने वाले, कॉन्सेप्ट को जानने वाले निश्चित जानते रहिएगा कि मृदभांड की जो परंपरा है, याद आ रहा है कब से शुरू हुआ है, मध्य पाषाण काल से। तो आपको विधिवत बर्तन बनाने शुरू हो गए थे, चाक पे बने हुए। उसी की निरंतरता पे आप मृदभांड परंपरा को, जो पाषाणकालीन मृदभांड बनाने की परंपरा है, वो निरंतरता आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट अगर मेंस के बिंदु से लिखना चाहिए तो आपको यही लिखना चाहिए कि जो पाषाण युगीन बर्तन हैं, पाषाण युगीन बर्तनों की निरंतरता में है, बर्तनों की निरंतरता में है। निश्चित रूप से आपसे सवाल पूछा जाएगा इस मृदभांड परंपराओं पर। हम लोग इतिहास में एक चर्चा भी, अलग से भी चर्चा कभी करेंगे कि मृदभांड परंपराएं कौन कौन से विभिन्न कालों में डेवलप हुई। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मृदभांड परंपरा है वो पाषाण युगीन कला के संदर्भ में या निरंतरता में देखी जाती है। और वास्तव में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, इसी को हम लोग कहते हैं काले एवं लाल मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड। जाहिर सी बात है, जब आप इन मृदभांडों को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये वही हैं जो दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में हैं। जैसे थाली है, गिलास है, घड़ा है ना, कुल्हड़ टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। नल से पानी निकालने वाले वो आपको बर्तन दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के जो उनका घरेलू और सामाजिक परिवेश था, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन सामाजिक परिवेश की
पृष्ठभूमि में ही इन बर्तनों का प्रयोग किया गया और इन बर्तनों का विकास हुआ। राइट, तो क्लियर हो गई बात। तो निश्चित रूप से मृदभांड परंपराएं रही हैं और इन पर आपको ज्यामितीय चित्र भी मिलने आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपके मृदभांड, मृद मूर्तियां, मृदभांड। हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं और चाहें तो एक भी साथ लिख सकते हैं। तो यह भी सैंधव कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था? मोहरें। राइट, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इन मोहरों पर। वास्तव में अगर हमसे कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सैंधव कला की सबसे बढ़िया सर्वोत्तम जो अभिव्यक्ति है इन मोहरों में आप देख सकते हैं। सैंधव कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। और आपको बताऊं कि ये मोहरें जो है ना वो कई प्रकार की मोहरें हैं। जैसे आपको बताऊं सेलखड़ी की है, काचली की है ना, मिट्टी की हैं और पत्थरों की मूर्तियां हैं। बहुत सारे ये पत्थरों के मोहरें बनी, सील बनी। और ये इन क्या कहते हैं कि जो इनका जो सबसे ज़्यादा पत्थर यूज हुआ है वो हुआ है सेलखड़ी के पत्थरों पर। राइट, और ये जो मोहरें हैं कई बार अगर आप देखेंगे तो ये कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ों से भी जुड़ी हुई हैं जो कि आर्थिक, धार्मिक और तत्कालीन परिवेश को अभिव्यक्त करती हैं। जैसे कुछ मोहरों की बात आप करें, जैसे मान लीजिए जो पशुपति की मोहर है। अब एक ही मोहर पे 4-4 पशुओं का अंकन है। आप देखिए, हमने बताया था अभी गैंडा, भैंसा, बाघ, है ना, और गैंडा, भैंसा, बाघ और हाथी। हाथी नीचे आप देखेंगे तो हिरण भी आपको दिखाई देगा, हाथी और हिरण। तो एक ही मुहर पे इतने चीजों का अंकन निश्चित रूप से उनकी कलात्मक श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें जो नारी योनि से मादा जन्नांग से जो मूर्ति, जो फेमस मुहर आपको दिखाई गई, उससे ये पता चलता है कि जो प्रकृति की सर्जनात्मक क्षमता है उसका इन मोहरों पर अंकन हुआ है। राइट, और आपको बताऊं अधिकांश जो मोहरें हैं वो बेलनाकार हैं, सिलेंड्रिकल हैं आकृति के दृष्टिकोण से देखेंगे। उसके बाद आपको चौकोर मिलेंगे और चौकोर में भी कह सकते हैं कि आयताकार और वर्गाकार, आयताकार एवं वर्गाकार। राइट, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको पहला एपिसोड दिया था इतिहास को कैसे समझें, मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी लोगों को अध्ययन की शुरुआत वहां से करनी चाहिए, तो जो मेंस का फोबिया है वो निकल जाएगा। राइट, तो ये विशेष रूप से ध्यान में देने की जरूरत है। अभी हम लोग एक बार फिर से हम लोग इस पे डिस्क्राइब करेंगे, चर्चा करेंगे। अब आप देखिए कुल मिला के आपको 200 शब्द लिखना है, एक एक ऑस्पेक्ट पे 4-4, 5-5 पॉइंट दे दिया और जो फेमस तथ्य हैं उन तथ्यों की चर्चा कर दिया। और आप देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अंत में जो हम लोग चर्चा करते हैं वो धातु कला की बात करते हैं, जो आपको मेटल क्राफ्ट मिलता है, धातु कला की चर्चा करते हैं। और जब आप धातु कला की चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है तांबा, कांसा, चांदी, सोना, इन चीजों का प्रयोग हुआ है धातुओं में, इनका है। और जब भी हम धातु कला की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हम लोग नाम लेते हैं वो क्या लेते हैं, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज। कहां से मिली है, आपको याद है अच्छी तरह से,
कांसे के नेतृत्व जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, राइट। और मैं आपको बताऊं, जो मोहनजोदड़ो की मूर्ति का अंकन है इतना सजीव है, जैसे लगता है कि कोई महफिल सजी हो और उसमें वो नर्तकी डांस कर देगी। इतनी छोटी छोटी बातें रखी गई हैं। जैसे आप देखेंगे उसके बायां जो पैर, बायां जो हाथ है कमर पे है, और बाएं हाथ में पूरा के पूरी चूड़ियां भरी हुई हैं, और दाहिना जो हाथ है उसमें कम चूड़ियां हैं। एक पैर आगे निकला हुआ है, और एक वो जो निकला हुआ पार्ट है वो क्या है, घुटने से टूट सा गया है, लेकिन फिर भी ये किसी डांसिंग मुद्रा का अंकन दिखाई देता है। बताइए, बनाने वाले कलाकार ने ये सोचा होगा। अमूमन जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले हैं, महिलाएं बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं कि अगर आप चूड़ियां एक साथ बराबर बराबर पहनिए तो जिस हाथ से आप काम करते हैं उस हाथ की चूड़ियां क्या होती हैं, जल्दी टूटती हैं। यानी एक तरह से वो नर्तकी जो है वो राइट हैंडेड रही होगी, तो राइट हैंड में उसने कम चूड़ियां दिखाई, लेफ्ट हैंड में उसने ज़्यादा चूड़ियां दिखाई। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सूक्ष्मतम अंकन अगर कलाकार ने किया है तो निश्चित रूप से, इसीलिए मुझे अगर मैं कहता हूं कि अगर कला वीथिका में, अगर इंडस आर्ट गैलरी में एक एग्जाम्पल देना हो तो मैं दूंगा किसे, डांसिंग गर्ल ऑफ द ब्रांच, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दायमाबाद से जुते हुए रथ है, तांबे के कांसे के रथ मिले हैं, राइट। और हमने इकोनॉमी में भी जब डिस्कस किया तो ये बताया था कि निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति कांसा जान रहा है, पीतल का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो धातुओं को मिलाने की प्रतिक्रिया से भी वो क्या कहते हैं, जानते थे। और कई जगहों पर जैसे चन्हूदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन जगहों से धातुओं के गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब है कि वो इन मूर्तियों को गला करके जो है एक शेप में बना करके देते थे, और वो जो विधि कहलाती थी धातु कला से मूर्तियां बनाने के लिए, वो कभी पूछा जा सकता है लास्ट वैक्स मेथड। अब इसकी हिंदी खोजिएगा, मोम, ध्यान नहीं आ रहा है इकट्ठे, लास्ट वैक्स मेथड। मोम के खोखले उसमें बना करके, मोम की वो रहती थी, क्या कहते हैं कि मोम भरी रहती थी, फिर उसी स्ट्रक्चर में भरी जाती थी। मोम को मोम से बना लेना आसान है, और बाद में जब वो तांबा या गला हुआ जो है गर्म पदार्थ डाला जाता था तो उसी आकृति की बन जाती थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो सैंधो में धातु कला दिखाई देती है वो किस विधि से बनाई जाती है, तो वो है आपका लॉस्ट वैक्स मेथड, राइट। तो हमने यहाँ पर आपको सिंधु कला के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो सीपी उद्योग है, खास करके जो समुद्री किनारों से, बालाकोट से, सोतकागेंडोर से, सोतकाकोह से जो सीपियां मिली हैं, उनसे भी कलात्मक चीज़ें सैंधो सभ्यता में बनाई गई हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि सैंधो कला जो है अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो एक समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का जो है वो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, राइट। और जब कभी भी इंडस कल्चर पे अगर आपसे उठा करके पूछ लिया जाए तो अगर 200 शब्द लिखना है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि इतने सेगमेंट में आप बांट दीजिए, और सब पे 30-30, 40-40 शब्द, और 40-40 शब्द का एक एक सेगमेंट को हमने सब सेगमेंट में यहाँ डिस्कस कर लिया है, उस पर लिखते चले जाइए। बताइए कहाँ परेशानी है, राइट। कहीं नहीं परेशानी है, बशर्ते उस स्ट्रक्चर को, आपको तथ्यों को ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे इतिहास को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र सेक्टर्स में क्या कर सकें, बांट सकें, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, राइट। ओके, थैंक यू, बने रहिए, और अधिक से अधिक इस श्रृंखला से अपने मित्रों को भी जोड़िए, सबसे जोड़िए। जैसे जो हमने मिशन चलाया है कि सिविल सेवा के लिए, जो वर्तमान कोरोना का जो समय है, जो पृष्ठभूमि में है, जो चारों तरफ समाज में नकारात्मकता दिख रही है, उसमें एक ऊर्जा डाली जा सके, राइट। तो आप सभी लोग इससे जुड़िए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कहीं कोई समस्या है तो उस समस्या को
प्रतिक्रिया के द्वारा अवश्य बताइए। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।